नमस्कार। आज हम लैंड रिसोर्स यानी भू संसाधन को पढ़ने वाले हैं। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा एक्टिविटी होता है, वो एजुकेशनल एक्टिविटी हो, वो फार्मिंग एक्टिविटी हो, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, वो ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटी हो, या किसी भी तरह का एक्टिविटी क्यों नहीं हो, हम जो कुछ भी लेते हैं उसका एक बड़ा सा हिस्सा हम लैंड से ही लेते हैं। इस तरह से लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम लैंड पर ही होता है और लैंड बेसिस ही है। यदि लैंड नहीं होता तो हम फार्मिंग नहीं कर पाते, हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं करते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता। तो ये सब लैंड के कारण ही संभव हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है। लेकिन लैंड एक सीमित रिसोर्स है, लिमिटेड लिमिटेड क्वांटिटी में यह हमें मिला हुआ है। तो हम इसे अधिक से अधिक कैसे प्रयोग कर पाएँ, यूज कर पाएँ, वो भी साइंटिफिकली और वेल प्लानिंग के साथ एक केयरफुल प्लानिंग हो, ताकि इसमें नुकसान नहीं हो और इसका हम लगातार यूज करते रहें। तो हमें ये करना ही चाहिए। इंडिया में लैंड अलग अलग लैंड के कई रिलीफ फीचर हैं, जैसे माउंटेन है, पेनिनसुला है, फील्ड प्लेन है। जो प्लेन, ऐसा प्लेन जो फार्मिंग एक्टिविटी और इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतर माना गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों, इस दोनों के लिए प्लेन, माउंटेन माउंटेन जितना भी लैंड सरफेस है, उस लैंड सरफेस का 30% माउंटेन है, जहाँ से कुछ पेरेनियल रिवर्स मीन्स 12 मासी, जहाँ से पूरे महीना पानी निकल रहा हो, पानी उपलब्ध कराता है। 30% माउंटेन है। 43% फार्मिंग या प्लेन कह सकते हैं आप, जहाँ पे फार्मिंग और प्लेन्स है, जहाँ पे फार्मिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। इस दोनों के और 30% में माउंटेन है। माउंटेन वाले रीजन में फार्मिंग एक्टिविटी नहीं होती है और पॉपुलेशन भी काफ़ी थीन है, ठीक है। लेकिन ये टूरिज्म के लिए काफ़ी बेहतर है और वहाँ टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम को देता है। 27% टोटल लैंड फॉर्म का 27% हिस्सा पेनिनसुला है, पठार है। पेनिनसुलर रीजन 27% लैंड में है, जिसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट पाया जाता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज। लैंड को हम टोटल 5 तरीकों से यूज करते हैं। पहला तरीका है फॉरेस्ट, ऐसा लैंड जिस पे फॉरेस्ट हो। दूसरा है फार्मिंग के लिए जो भूमि या जो लैंड उपलब्ध नहीं है, अनेबल है, जैसे बैरन लैंड और नॉन कल्टीवेटेड वेटेड या अनकल्टीवेटेड लैंड है। फिर नॉन एग्रीकल्चरल कामों में जो लैंड यूज होता है, जैसे कि इमारत को बनाने में, बिल्डिंग या किसी उद्योग या इंडस्ट्री को लगाने में, रेलवे रूट या रोड रूट को बनाने में ये काम में आते हैं। अगला है अनकल्टिवेटेड लैंड, जो जो फॉलो लैंड से के अलावा है। फॉलो लैंड मीन्स प्रति भूमि, जिसमें परमानेंट पास्चर है और ग्रेजिंग पार्ट भी है। उसमें कई मिसलेनियस ट्रीज, जैसे कई मिसलेनियस ट्रीज हैं जिसमें ट्री क्रॉप होता है, और कई सारे उपवन भी पाए जाते हैं जिसमें वो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी में
ऐसा लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन उसमें 5 साल से अधिक वर्षों से फार्मिंग नहीं की जाती है। मतलब कम से कम 5 साल से अधिक जो समय से उसमें खेती की ही नहीं जाती है, ऐसे लैंड भी इसी में आता है। नेक्स्ट है प्रतिभूमि, फॉलो लैंड। इसमें वर्तमान प्रति आती है, जिसमें ऐसा प्रति जिसमें 1 साल से या उससे कुछ समय 1 साल या उससे कुछ अधिक समय से खेती नहीं होती है, फार्मिंग नहीं होती है। और इसके अलावा एक ऐसा भी प्रति है जिसे हम ऐसा जिसे पुरातन प्रति कहते हैं, जिसमें 1 से 5 साल 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई हो, मतलब पिछले 5 सालों से उस पर खेती नहीं हुई है। ऐसे को हम ओल्ड फॉलो भी कहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध बोया गया क्षेत्र या शुद्ध निवल क्षेत्र, मतलब जो नेट लैंड है जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जिस ऐसा लैंड जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है वो लैंड है। अब हम देखेंगे कि लैंड यूज इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को पढ़ेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन लैंड यूज को जो डिटरमाइन करता है फैक्टर, निर्धारित करता है कारक या तत्व एलिमेंट, उसमें लैंड रिलीफ फीचर है, क्लाइमेट है, जिसे आप रिलीफ फीचर को आप ट्रोपोग्राफी भी कह सकते हैं। क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स है, फिर ह्यूमन फैक्टर है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी और कल्चर और ट्रेडिशन भी शामिल है। इंडिया के पास टोटल लैंड सरफेस 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास 93% है। इसका 93% लैंड के बारे में ही हमारे पास डाटा है कि हम उसका कितना यूज कर पाते हैं, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में जो पूर्वी भारत है उसमें सिर्फ असम को छोड़ करके बाकी जो स्टेट हैं उसका कोई ब्यौरा हमारे पास, कोई डाटा नहीं अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उस एरिया में भी वो लैंड जो चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है, उस लैंड के बारे में भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि कोई सर्वे ही नहीं हो उधर, उस जगह पे कोई सर्वे ही नहीं हो पाया है। समय के साथ साथ जो परमानेंट पास्चर है उसमें भी काफ़ी कमी हो रही है। और वर्तमान प्रतिभूमि जो है, जो फॉलो लैंड है, उसके अलावा कुछ ऐसी भी भूमि है जिसमें फार्मिंग एक्टिविटी नहीं होती है, उसमें आप फसलें नहीं उगा सकते हैं, न ही उसमें पैदावार होती है। इस तरह के भूमि को 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी बहुत कम होती है और जहाँ पे उपज ही बहुत कम होता है। लोग कम से कम उसमें खेती करना पसंद करते हैं। और जो नेट शुद्ध निवल क्षेत्र भी है, जहाँ पे ऐसा लैंड जहाँ पे खेती किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ खेती किया जाता है, उसका भी जो डाटा है वो अलग अलग है। जैसे अभी भारत में, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 54% लैंड पर ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो पाती है, फार्मिंग हो पाती है। और इस 54% लैंड में भी अलग अलग बटा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के 80% लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, बस 20% में ही नदी नाला और पॉपुलेशन निवास करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये रेट बहुत ही कम है। जैसे इसी तरह से मिजोरम, मणिपुर में ये रेट काफ़ी कम है, और अंडमान निकोबार में भी ये रेट काफ़ी कम है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट ये देखने के लिए मिलता है। 1952 में हमारे देश में एक पॉलिसी बनी थी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहलाया, NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहलाया। इस पॉलिसी के तहत
देश में, किसी देश के पूरे लैंड सरफेस के 33% भाग में फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन लेकिन हमारे पास वो 33% पार्ट में फॉरेस्ट नहीं है। यदि 33% पार्ट में यदि फॉरेस्ट हो तो इकोसिस्टम उस जगह का, उस कंट्री का इकोसिस्टम बैलेंस होता है। जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लाखों लोग होते हैं, उनका जो लिवलीहुड है वो भी फॉरेस्ट पे ही निर्भर होता है। फॉरेस्ट यदि ना हो तो इन लोगों का लिवलीहुड या जीवन यापन सही तरीके से चल नहीं पाएगा। लैंड यूज का एक बड़ा सा भाग बैरन लैंड है और दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगा हुआ लैंड है। जो बैरन लैंड है उसमें माउंटेन, रॉक्स, ड्राउट लैंड और जो डेजर्ट लैंड है ये सब शामिल है। और नॉन फार्मिंग या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो लगा लैंड है, जो यूज हुआ लैंड है, उसमें पॉपुलेशन निवास करती हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन है और इंडस्ट्री है, ये सब इसमें है। लंबे समय तक लगातार भूमि कंजर्वेशन, जो लैंड कंजर्वेशन है वो और उसका प्रबंधन यदि नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास जो लैंड है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में काफ़ी गिरावट हो, हमारे पास वो क्वालिटी ना हो जो अभी हमारे पास क्वालिटी है। तो जिसके कारण इस सोसाइटी को और यहाँ के इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और कुछ नुकसान अभी देख ही पा रहे हैं। कभी लैंड स्लाइड्स होता है, कभी काफ़ी ड्राउट होता है, तो कभी फ्लड काफ़ी मात्रा में आता है। ये सब इकोसिस्टम में अनबैलेंस्ड के कारण ही हो रहा है। तो हमें लैंड यूज को संतुलित या बैलेंस करना होगा ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये मिले ही मिले और प्रेजेंट में भी कोई परेशानी ना हो और फ्यूचर में भी कोई परेशानी ना हो।